Vital Talk with Asghar Hayat. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइटल टॉक के साथ मैं हूं असगर हयात। आज हम बात करेंगे कश्मीर की अजीम शख्सियत बजायद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से, उनकी निजी ज़िंदगी कैसी थी, सियासी ज़िंदगी कैसी थी और कश्मीर की तहरीक के हवाले से उनका जो किरदार है। सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि सरदार क़य्यूम साहब ने 1947 में 23-24 साल की उम्र में उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया और एक मुकाम हासिल किया। मुजाहिद अव्वल का टाइटल भी उन्हें मिला और उसके बाद फिर आज़ाद कश्मीर की सियासत पर, आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान की सियासत पर वो छाए रहे। उनका असर रसूख रहा। किस तरह से उन्होंने ये तमाम मरहला तय किया, तहरीक का आगाज़ भी किया और उसके बाद ये मुकाम हासिल किया? एक पैदाइशी इनबॉर्न क्वालिटी भी होती है एक आदमी के अंदर, जो उन्होंने फ़लस्तीन में रहे, मिडल ईस्ट में रहे, बाकी इलाकों में रहे और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की तहरीक को उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला। जब वापस यहाँ पहुँचे अपने इलाके में तो उस वक्त तक़सीम हिंद का, आज़ादी हिंद का सिलसिला करीब शुरू हो चुका था और इस बात का एहसास हुआ कि अपने यहाँ भी आज़ादी की तहरीक होनी चाहिए। वो सेल्फ़ टॉट थे, इसलिए कि ज़ाहिरी तालीम उनकी जो थी वो मैट्रिक थी, लेकिन जो बात उनके बारे में कम लोगों को मालूम है वो ये है कि वो उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, इटालियन, बंगाली और संस्कृत, इन 6-7 ज़बानों पर वो बहुत महारत और कुदरत रखते थे। और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान पर उनको जो मलका हासिल था, उसकी एक मिसाल आपको मैं देना चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने अपनी कंपेयर एक अंग्रेज़ खातून को मुखातब करके कहा कि जब लोग अंग्रेज़ी गलत बोलते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। वहाँ तासुर ये पैदा हुआ कि शायद यहाँ एशियंस बैठे हैं तो उनके बारे में बात की है। तो मुजाहिद अव्वल ने उसको क्लैरिफाई करते हुए कहा कि मैंने एशियंस के बारे में नहीं कहा, मैंने ब्रिटिशर्स के बारे में कहा कि जब अंग्रेज़ी गलत बोलते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। वो बिल्कुल एवरेज घराने से उनका ताल्लुक़ था, एक औसत दर्जे के ज़िम्मेदाराना घराना था, दीनी अलबत्ता पस मंज़र वाला घराना था जहाँ नमाज, रोज़ा और दीनदारी के तकाज़े पूरे किए जाते हैं। देखिए, मौजूदा सियासत में 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक ये है कि आपके पास बरादरी कबीला होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपके पास ज़ाहिरी तालीम होनी चाहिए, तीसरा ये है कि आपके पास पैसा और सरमाया होना चाहिए। ये तीनों बातें सारी ज़िंदगी उनको हासिल नहीं रही, लेकिन सारी दुनिया में उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। और पाकिस्तान, ये फिर क्या वजह थी कि किस तरह से ये जोश पैदा हुआ कि उन्होंने जज्बा सलाहियत, इसलिए कि आधी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारी है। मसलन फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में पिंडी साजिश केस में ये जो रावलपिंडी वाला जेल कचहरी के पास तक गिर गया, इसमें फांसी के सेल में रहे, डेथ सेल में रहे। भुट्टो साहब जब बने इक़्तिदार में आए, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हुए तो 1.5-2 साल पंद्री जेल में कैद काटी। ज़ियाउल हक साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने 1.5-2 साल कैद काटी। एक वक्त आया कि पाकिस्तान के अंदर कौमी इतिहाद जब बना है भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तो उसमें 9 जमातें थी, उसमें 9 जमातों को नहीं हिस्सा ही नहीं थी, बल्कि बकौल राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहब के जो उनकी बरसी उनकी पहले ताज़ी थी रेफरेंस में जो है वो एक तकरीर में उन्होंने कहा, जनरल हमीद गुल साहब भी थे, मैं उसका मेहमान खुसूसी था, तो उन्होंने कहा कि उसमें हम मुजाहिद अव्वल और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कुतुबी सितारा कहते थे कि 9 सितारे हैं, लेकिन कुतुबी सितारा जो सारे सितारों की रहनुमाई करता है, आखिरी सांस तक उनकी रिस्पेक्ट, उनकी अथॉरिटी, उनकी फॉलोइंग, उनकी कमांड, उनका कंट्रोल किसी सूरत कमज़ोर नहीं पड़ा। मसलन मैं उनकी मौजूदगी में 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बना, सियासी सरकारी बातें ज़रूर करते थे, लेकिन आखिरी वक्त तक हमारी टांगें कांपती थी। कभी अगर थोड़ा सा घूर के देखते तो जान निकल जाती थी, पता लगता था कि हालांकि बड़ी शफकत करते थे। सियासत आसान हो गई है, आप गाड़ी पे यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद चले जाते हैं, वहाँ से नीलम चले जाते हैं, मीरपुर चले जाते हैं, कुछ स्टे कर लेते। लेकिन पुराने वक्तों में वो तो 2-2, 3-3 दिन पैदल चल के मुख्तलिफ गाँव में जाते थे, हर एक कारकुन के साथ। नहीं, 2-2, 3-3 दिन नहीं, मैं एक दिन जब जिलानी गवर्नर थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था गवर्नर हाउस में मुजाहिद अव्वल के साथ, ऐसे जैसे स्टाफ का कोई नौजवान बैठा हो, नोट शोट्स ले रहा था, तो मुजाहिद अव्वल ने बहुत सख्त सुस्त बातें
ये जंग के महाजरीन के हवाले से उनको की कि आप गवर्नर हैं और रख रेडी में ये हो गया, जंग में ये हो गया, शोरकोट में ये हो गया, काफ़ी गुस्से में बातें की। तो जनरल जिलानी ने महसूस किया कि ये नौजवान सा बच्चा बैठा हुआ महसूस कर रहा होगा कि ये अच्छा वाला एक आदमी आज़ाद कश्मीर का सदर है, गवर्नर पंजाब के साथ क्या सलूक कर रहा है। तो उन्होंने ये बात महसूस की, तो मुझे मुखातिब करके कहने लगे कि मेरे अजीज़, आपने महसूस नहीं करना, ये जो आपके वालिद मोहतरम है ना, इन्होंने बचपन से हमारे साथ ये सलूक जारी रखा हुआ है। मैंने कहा सर बचपन से क्या मतलब? कहने लगे मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था इनके पास बाग सेक्टर में, तो मुझे कोआला से पैदल जाके ले गए, देरकोट जाके कर्नल सिद्दीक के घर बासी रोटियां ठंडी लस्सी के साथ सर्दी के मौसम में खिलाई और वहाँ से हमें हाड़ीगल और बाग सेक्टर पे ले गए। तो मतलब ये था कि सेकंड लेफ्टिनेंट थे जनरल जिलानी उनके साथ बाग के सेक्टर पे। एक किताब है कश्मीर कैंपेन 47-49, उसमें ब्रिगेडियर यूसुफ की और सरदार अब्दुल कयूम खान की तस्वीर है 23 साल की उम्र में। उसमें लिखा GHQ की हिस्ट्री सेक्शन आज भी इस ब्रिगेड को कयूम ब्रिगेड ब्रैकेट में लिखता है। ये ब्रिगेड बुनियादी तौर पर पहले कयूम ब्रिगेड था, फिर सेक्टर 2 हुआ, फिर बाग ब्रिगेड हुआ, आज 6 के ब्रिगेड है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर की 23 साल की उम्र में उन्होंने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेस की जो बुनियाद रखी, पहला सिपाही, पहली कंपनी, पहली यूनिट, पहली रेजिमेंट, पहला ब्रिगेड, वो आज 2020 में आज जुलाई में उसी हालत में कायम है जिसमें उन्होंने 23 साल की उम्र में रखी थी। ये उनका ये स्टाफ कॉलेज कोयटा में आप देखें तो फील्ड मार्शल अयूब खान के 7 लेक्चर्स लगे हुए हैं, वहीं 7 फहरिस्त लगी हुई है, 11 लेक्चर्स हैं सरदार अब्दुल कयूम खान के। आप जितने बड़े थिंक टैंक्स को का नाम लें आप, तो उनमें आपको सरदार अब्दुल कयूम खान के 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर्स मिलेंगे। फ्रीक्वेंट लेक्चर्स वो देते थे। फिर उनका असल में उनकी एक बड़ी हमागीर शख्सियत, मतलब ये है कि उनका एक इल्मी पहलू है, एक उनका ज़ाती फैमिली का बासियत, घर के सरबराह की हैसियत से एक पहलू है कि एक आदमी घर में रहता है कैसा आदमी है, उसमें वो ज़िम्मेदारी करते थे, माँ बाप की खिदमत करते थे, ख़ुद अपनी वालदा के लिए सर पे घड़ा उठा के दूर से जाके पानी लेके आते थे। दूसरा पहलू ये है कि वो इल्मी अदबी शख्सियत थे। कोई रावलाकोट में फ़लसफ़े की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पाकिस्तान के सारे फ़िलासफ़र्स थे, गाजी मेरे सरदार इब्राहिम खान साहब भी थे। तो उसमें जब उन्होंने फ़लसफ़े पर तकरीर की तो फ़लसफ़े के कई प्रोफेसर ने उठकर कहा कि फ़लसफ़े के बारे में ज़िंदगी में पहली बार 40-50 साल पढ़ाने के बाद आज हमें समझ आई है कि फ़लसफ़ा क्या चीज़ है। ये वहाँ आप उसको सामने देख सकते हैं। क्या वो जी स्टडी करते थे। 2 बातें थी, ये था कि एक उनका रूहानी पहलू था, अल्लाह का जिक्र करते थे, मुताले के इंतहाई शौकीन थे, आखिरी वक्त तक पढ़ते रहे, सीखते रहे, मशवरे के पाबंद थे, साहिब इल्म लोगों के साथ उनकी दोस्ती थी, अहले इल्म लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ था। क्या समझते हैं कि सियासी जो ग्रिप कमज़ोर होती जा रही है, लीडरान जो उस तरह से रिस्पेक्ट उनकी नहीं रही, उसकी एक वजह ये भी है कि उस तरह से स्टडी का माहौल नहीं रहा, उस तरह से सियासी मसरूफियात ज़्यादा हैं। उसका प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप से कुछ सुनने के लिए मिले, कोई करने के लिए मिले, कोई देखने के लिए मिले, कोई गाइडेंस हो, कोई पता हो, दुनिया के किसी शोबे में आप हों तो आप थोड़े अरसे में PhD कर सकते हैं उसकी। पॉलिटिक्स में कभी PhD नहीं कर सकते, इसलिए कि पॉलिटिक्स हर रोज़ अपने तकाज़े तब्दील करती है और ये ऐसा काम है अवामी खिदमत का कि जिसके लिए आपको हमा वक्त, यानी ज़िंदगी में जिस कौम में जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के, उस कौम के हर शोबे के बारे में कुछ न कुछ मालूमात आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ उनके मामलात और मसाइल को देख सकें। तो आजकल की सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें सिवाय इसके कि TV की स्क्रीन पर और अखबारात के सफ़ात पर ज़िंदा हैं, बाकी सियासतदान को तो लोगों के दिलों में ज़िंदा होना है, लीडर को तो लोगों के दिल और दिमाग में ज़िंदा रहना है। जो मुकामी तौर पे तहरीक शुरू हुई उसमें चीज़ें उन्होंने कुछ शेयर की आपके साथ, कहाँ तक वो पहुँच गए थे, फिर क्या रुकावट आई कि वो तहरीक रुक गई? सीज़ फायर न होता तो कश्मीर की आज़ादी में कोई बात रुकावट नहीं थी। हिंदुस्तान का यूनाइटेड नेशन में जाना बज़ाते ख़ुद इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान चीखो पकार करता हुआ गया। अगर कोई कश्मीरी जाता, पाकिस्तान जाता, कोई तीसरा मुल्क जाता तो उसकी कई तावीलें की जा सकती थी दाखिली और ख़ारजी तौर पर, लेकिन जो अमर वाक़ा है वो ये है कि हिंदुस्तान चीखो पकार करता हुआ गया। उस दौरान के वाक़यात उन्होंने आपके साथ शेयर किए होंगे। देखिए ना, ऐसा जज्बा था कि लोग किसी मसले मसाइल के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, भर्ती के लिए, तकर्री के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो तो जान देने का सौदा था। ये दरिया तुगयानी पे था, तूफ़ान पे था और यहाँ से अमनीशन पुश्त पर लाद के दरिया पे यहाँ से पाकिस्तान से लोग लेके जाते थे और ये मरी वाले लोग और ये आस पास के इलाके वाले लोग ये हाइड आउट्स मुहैया करते थे। एक राइफ़ल से, दादा साहब की एक राइफ़ल से जो है ये तहरीक शुरू हुई और फिर उसके बाद ये कासगुमा के करीब
जो है वो चिड़ाले से जो यूनिट उनकी मूव कर रही थी, उससे फायरिंग से जो असला गिरा वो मुजाहिदीन के हाथ आया। एक जगह जाके सामान देखते हुए उन्होंने पूछा कि इस असला की पेटियाँ, तो उन्होंने कहा जी 3-4 पेटियाँ नहीं हैं, क्यों कम है? उन्होंने कहा दरिया में बह गई। तो मुजाहिद अव्वल ने कहा कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम करने के लिए निकले हैं, दरिया हमारा नहीं राशन अम्निशन ज़ाय कर सकता। लोगों ने कहा जी जुलाई अगस्त का दरिया है, तूफान पे तूफान में है। उन्होंने कहा नहीं वापस जाओ, जवानों को कहा कि वापस जाओ और जाके तलाश करो। उन्होंने वापस आके तलाश किया, 3-4 पेटियाँ मिल गई। सारे जहाद में उन्होंने इस्लामिक कमांडमेंट्स को फॉलो किया और इज़्ज़त एहतराम किया। जस्टिस मोती राम जो है उसकी वालदा मिली कैंप में कैद थी, तो उसने कहा कि कमांडर मेरी जो बहू है फैमिली वे में है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि इसकी डिलीवरी का वक्त करीब आए तो इसको कोई मुसलमान नापाक हाथ लगे, इसको बेशक मरने दें अगर कोई औरत मौजूद है। इतनी सख्त बात कही। इसके जवाब में मुजाहिद अव्वल ने गाँव में LHV तलाश करवाई, जो उस वक्त जो देहाती औरतें मौजूद थी, और उसको उस खातून के पास रखा कि जब तक बच्चे की पैदाइश हो जाए और ये सिफारो हो जाए। उस सारे वाक़े के बाद जब अमेरिकन जनरल ट्यूकर की बीवी मिसेस ट्यूकर आई और कोहाला में फैमिलीज़ का तबादला हो रहा था, तो एक वो गुफ्तगू थी उसकी, और 1 साल के बाद ये गुफ्तगू थी कि उन्होंने कहा कि कमांडर मैंने वापस नहीं जाना, आज कैदियों का तबादला हो रहा है। तो मुजाहिद अव्वल ने कहा कि बीवी मैं जंग की हालत में हूँ, मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता, आप जाना है। तो उससे कहा नहीं, मुझे मरना मंजूर है, मैं आपके साथ रहूँगी इधर। यहाँ फिर वो माँ बेटी जज्बाती हो गई। तो मुजाहिद अव्वल ने उनको वागा छोड़ा 23-24 साल की उम्र में और मिन्नत की कि आप मेरी माँ की जगह, बहन की जगह हैं, लेकिन आप मेहरबानी करके मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता। और जब मुजाहिद अव्वल फोत हुए हैं तो वो लोग जो यहाँ ज़मीनें छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, जागीरें छोड़ के गए, कारोबार छोड़ के गए, उन्होंने वहाँ सोग बनाया। जेल की जो ज़िंदगी थी उनकी, उसमें उनके ज़ाहिर मुश्किलात भी आई होंगी, कैदोबंद की जो सोबतें थी, क्या उन्होंने आपके साथ शेयर किया, क्या क्या चीज़ें थी? चौधरी गुलाम अब्बास की कॉल पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक मूवमेंट लॉन्च की, उसका नाम था KLM, कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट। तो उस मूवमेंट में उन्होंने वो कैदोबंद का शिकार हुए और जो है वो पिंडी साजिश केस, बड़ा मारूफ साजिश केस है, उस साजिश केस में थे और वो गद्दारी का मुकदमा था। मैक्सिमम टाइम रोज़े की हालत में रहे, चीला कशी की हालत में रहे, और वो वाक़ात हमें ख्वाजा साहब सुप्रीटेंडेंट जेल, उस वक्त डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल थे, उन्होंने हमें इराक़ में उनके दामाद ब्रिगेडियर खालिद मिलिट्री अटैची थे, तो हम वहाँ पे सरकारी मेहमान थे, सद्दाम हुसैन के मेहमान थे हम लोग। तो वहाँ उस दौरान उन्होंने वो चीज़ें हमें शेयर की। वो ख्वाजा नज़ीर साहब सुनाते थे। मैं रात को एक दिन आधी रात के वक्त उनके पास बैठा हुआ था, तो कहने लगे कि ख्वाजा साहब मेरे शेख बाहर आए, अपने पीर साहब का कहा कि मेरे शेख बाहर आए। ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त तक मेरा कोई किसी इस तरह के मामलात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। कहने लगे, मैंने उन्हें हैरत से पूछा जी हम बैठे हुए हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं है, इतना बड़ा जेल है, इतनी बड़ी 4 दीवारी है, अंदर आने का रास्ता कोई नहीं है, बाहर से गुजरे हैं तो आपको कैसे क्या हो सकता है? तो कहते हैं ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैंने नीयत कर ली। मैंने उनसे पूछा जी आपकी शेख कहाँ है? तो उन्होंने कहा सेट एटोन में काका जी हाउस में रहते हैं। कहने लगे सुबह सवेरे मैं चला गया काका जी हाउस। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैं अभी सलाम दुआ करके उनके पास बैठा हुआ था, तो मेरी बात करने से पहले बाबा जी साहब ने फरमाया कि ख्वाजा साहब हम रात को निसफ रात के करीब आपके इलाके में गए थे, चक्कर लगाया था हमने। ये बात उन्होंने ब्रिगेडियर खालिद साहब को, अपने दामाद को मेरी मौजूदगी में सुनाई कि जिस पीर खाने के साथ हमारा ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ हमारा सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की वजह से हुआ। रिहाई फिर कैसे हुई उनकी? उस वक्त एक एब्डो था, एक एब्डा था अयूब खान का, दोनों इन पर लगाए हुए थे, लेकिन वो अब्दुल लतीफ़ शाह जिलानी इंतहाई सख्त खौफनाक किस्म के, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, जज होने के बावजूद जब मुजाहिद पेशी के लिए गए, उन्होंने केस सारा स्टडी किया हुआ था, तो वो मुजफ्फराबाद में अदालत से उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तारीख़ का कितना सितम है। उन्होंने कहा जैसे साहब तशरीफ़ रखिए, उन्होंने कहा कि तारीख़ का कितना सितम है कि आप जैसा शख्स खड़ा है और मुझ जैसा सरकारी मुलाजिम बैठा हुआ है। फिर उन्होंने जो फ़ैसला लिखा, उस फैसले की पेशानी पर लिखा कि फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहरा या मर्द कोहिस्तानी। और फैसले के बीच में अल्लामा इकबाल का शेर लिखा कि ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हुए। तो सारे इल्ज़ामात से इस्लामाबाद में अयूब खान की हुकूमत, मुजफ्फराबाद में कैश खुर्शीद की हुकूमत, और सारे इल्ज़ामात से 18 महीने की कैद के बाद उनको अदालत ने बरी किया। भुट्टो के दौर में फिर किस तरह से? भुट्टो के दौर में सदारती निज़ाम हुकूमत में इलेक्शन हुए। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, और आज़ाद कश्मीर में मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब कई लाख की लीड से इलेक्शन जीते, बारी एक्सिस से। और भुट्टो साहब ने शिमला के बाद
तब्दीली कर ली फौरी तौर पर कि आज़ाद कश्मीर से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा करना है। और वो जो कायद आज़म की पॉलिसी थी कि गैर रियासती जमातें कश्मीर में नहीं बनेंगी, उसको सबसे पीपल्स पार्टी बनाई। अभी भुट्टो साहब शिमला में ही थे, शिमला से टेलीफोन करके मुजाहिद अव्वल को एक साहब ने बताया कि बस आप भी तैयार रहिए, आपका इंतजाम हम करके। ऐसे दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने इंदिरा गांधी के साथ जो बात की है उसमें ये बात शामिल है कि वापसी पर आपको फारग कर दे। तो वापसी पर जब आए हैं तो 3 काम फौरी तौर पर हुए। जनरल टिक्का खान को फारग किया गया, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान की हुकूमत ख़त्म की गई FSF के ज़ोर पर, बाकायदा बंदूकों के ज़ोर पर। और यूसुफ बच जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के एडवाइज़र थे, अभी पीछे फौत हुए, तो यूसुफ बच कश्मीर सेंटर चला रहे थे न्यूयॉर्क में, फ्री कश्मीर सेंटर, उसको बंद किया गया। तो ये बातें शिमला माहदे के फ़ौरन बाद हुई और पार्टी बन गई। पार्टी जब बनी तो मुस्लिम कांग्रेस को बाज़ाब्ता तौर पर तोड़ा गया। भुट्टो साहब ने फिर उन्हें अपील भी की, जब खुद वो फंसे तो उन्होंने कहा कि सरदार कयूम जो है वो मुझे बचा सकता है। जेल में थे मेरे ख्याल में, तो उन्होंने कहा कि जी सरदार कयूम साहब आप आएँ और आप हेल्प करें पाकिस्तान। 1.5 साल की कैदोबंद के बाद जब पाकिस्तान में बहुत डेडलॉक हो गया, बहुत हालात कशीदा हो गए, तो भुट्टो साहब ने अपने करीबी लोगों से मशवरा किया कि मुझे कौमी इत्तेहाद से बात करनी चाहिए। लेकिन इतना तनाव था, मुफ्ती महमूद साहब और पीर पकाड़ा की क़यादत में वली खान साहब थे, शेरबाज बाज़ारी थे, बेगम नसीम वली थी, प्रोफेसर गफूर साहब थे, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात थी। तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोई ऐसा आदमी चुना जाए। फिर मुजाहिद अव्वल को पलंदरी जेल से सियारा जेल लाया गया। सियारा जेल से उनको जो है फिर भुट्टो साहब के पास ले जाया गया। और भुट्टो साहब से मिलने के बाद फिर उन्होंने एयर मार्शल असर खान के साथ, मौलाना शाह अहमद दुरानी के साथ, मुफ्ती महमूद साहब के किरदार अदा किया। खुद उन्होंने जिस शख्स ने उसको गिरफ्तार किया था उसको बचाने के लिए किरदार अदा किया। वो ऐसा था कि भुट्टो साहब ने निकलते हुए आंखों में उनके आंसू की कैफियत थी और एहतरामन कहा कि मेरा इस्तीफ़ा आपके हाथ में है। तो मुजाहिद अव्वल ने कहा कि देखिए, इस वक्त हम दाखिली सियासत डिस्कस नहीं कर रहे, इस वक्त हम मुल्क की बका का सवाल है, तो मैं जो खिदमत कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। तो बिना इस्तीफ़े की बात करें। फिर भुट्टो साहब ने दूसरी बात कही कि आप यहाँ से सीधे मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, मतलब ये कि हुकूमत। उन्होंने कहा जी मैंने अगर मुजफ्फराबाद इस तरह जाना होता तो 1.5 साल कैद काटने की क्या ज़रूरत थी। चूँकि मुजाहिद अव्वल जब बाहर आए तो जितने फासले पर आप और मैं बैठे हुए हैं, इतनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी उनकी गर्दन थी बिल्कुल जैसे पता लगता था कि मुश्किल से सर उनका गर्दन कंधे पे अटका हुआ है। जहर खुरानी, स्लो पॉइजनिंग भुट्टो साहब ने शुरू करवाई थी जेल में उनके लिए, बंदी जेल में। और उनका वज़न बहुत गिर गया था, बिल्कुल नकात से, कमज़ोरी से बातचीत नहीं कर सकते थे। लेकिन जेल से उनको निकाला, जहाज़ दिया, सारे पाकिस्तान में घुमाया फिराया, मुज़ाकरात करवाए। अलबत्ता मुजाहिद अव्वल खुद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बने। ये रुतबा उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी कश्मीरी लीडर को मिला हो। नहीं, पाकिस्तान की सारी सियासत, भुट्टो साहब भी और सारी अपोजिशन जो थी वो इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि अगर किसी आदमी ने ये रोल अदा कर रहा है तो मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब हैं। तो ये भुट्टो साहब ज़ाती तौर पर उनका बहुत एहतराम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने साथ छोड़ा, फिर सरदार कयूम साहब का उनके साथ कैसा फ्यूचर में उनके साथ जो सियासी बराबत आज आज़ाद कश्मीर में देखते हैं वो आपको सारे मुल्क में बाकी कहीं नहीं दिखाई देती। मुजाहिद अव्वल ने जब इलेक्शन जीता, लेकिन जीतने के फ़ौरन बाद गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब के पास चले गए, कैद खुर्शीद साहब के पास चले गए, और चंद महीने के अंदर अंदर मुजाहिद अव्वल ने गाजी मिल्लत को मुसलमान की सदारत पेशकश कर दी। जनरल ज़ियाउल हक साहब भी उनको मुर्शद कहते थे। ये इसके पीछे क्या स्टोरी है और उनके साथ किस तरह से? इसके पीछे हिकमत ये थी कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जो ही आए तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने एक कौमी इत्तेहाद के साथ तालमेल पैदा करना शुरू किया। लेकिन कोशिश ये की कि सरदार अब्दुल कयूम खान उनसे बाहर रहें। उनसे वो बहुत सख्त इंटरव्यूज़ मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब ने, बादबान और ज़िंदगी और ये अफरोज़े थे उसमें। चूँकि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस्लामी निज़ाम का जिक्र किया तो मुजाहिद अव्वल ने बहुत सख्ती से कहा कि लिपस्टिक बनाने वाली मशीनें जो हैं वो मार्शल लॉ के ज़ोर पर तोप के गोले नहीं बना सकती। ये सुर्खी थी उस इंटरव्यू की। बहुत उसका मुल्क में बादबान या ज़िंदगी का इंटरव्यू था, वो शुमारे मिलते ही नहीं थे, कई हफ्तों तक छपते रहे। इतना मुजीबुर रहमान शामी साहब ने या अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब किसी ने किया था, तो वो एक तूफ़ानी इंटरव्यू था, उसने बिल्कुल हिला के रख दिया ज़ियाउल हक साहब को। तो फ़ौरन दूसरा ये है कि जनरल फैज़ अली चिश्ती का बयान आ गया, 10 कोर कमांडर का, वज़ीर उमूर कश्मीर का, कि हम चकोठी से जो है वो वीज़े और पासपोर्ट पर हिंदुस्तान के साथ तिजारत करना चाहते हैं। इस पर मुजाहिद अव्वल ने बहुत सख्त रिएक्ट किया। 2 बातें। तीसरी बात जो बड़ी संगीन बात हुई कि मुजाहिद अव्वल ने भुट्टो को ख़त लिखा, ज़ियाउल हक को, और उनको ख़त लिखा कि भुट्टो को किसी सूरत फांसी ना दी जाए। उस ख़त की कापी आज भी मेरे पास अपनी ऑफिस कापी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि अगर फांसी देनी भी है
तो फ़ौज को और मार्शल लॉ की हुकूमत को उसमें शरीक नहीं बनना चाहिए। ये मामला अदालतों और भुट्टो के दरमियान होना चाहिए। भुट्टो के मुखालिफिन को मौका दें कि सियासी तौर पर उसका मुकाबला करें, लेकिन अगर भुट्टो को फांसी दी गई तो फिर कई लोगों को इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जनरल फैज़ अली चिश्ती वज़ीर उमूर कश्मीर और 10 कोर कमांडर मुज़फ़्फ़राबाद गए, वो जाके सरदार शरीफ खान से मिले, ये जो पुंछ वाले हमारे हाई कोर्ट के, तो वो उनके घर गए, जाके मिले और उनसे कहा कि इस केस का फ़ैसला किस तरह करना है, क्या करना है। तो सरदार शरीफ खान साहब अपनी तबीयत के आदमी थे, उन्होंने कहा जी केस में आई कुछ नहीं, देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किस तरह करके उन्होंने जान छोड़ाई। तो उन्होंने वापस आकर ज़ियाउल हक को आके मेरी बातचीत भी हो गई है, फ़ैसला भी ठीक आ रहा है और सरदार अयूब खान को डिसक्वालीफाई हो जाएगा और जो कुछ भी कहा सुना। अल्लाह की शान ये है कि सरदार शरीफ खान ने वो फ़ैसला सारे का सारा 100% वो फ़ैसला मुजाहिद अव्वल के हक़ में आया और बहुत बाइज़्ज़त तरीके से, बहुत एज़ाज़ और इकराम के साथ उनको तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। फ़ैसला उस दिन आया जिस दिन सैयद अब्दुल आला मौदूदी की वफ़ात हुई। तो लाहौर में जनाजे में मुजाहिद अव्वल सरदार अयूब खान साहब, सरदार सिकंदर याद खान साहब और तमाम लोग मौजूद थे। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब 4-5-6 लोगों को छोड़ के आगे मुजाहिद अव्वल को मिले, मुजाहिद अव्वल को बेरुखी से ही मिले। फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने आज़ाद कश्मीर का दौरा रखा, वो गाज़ियाबाद गए, मुझे फिर कहा कि मुझे मुजाहिद अव्वल का कमरा दिखाओ। कमरे में गए तो कमरे में एक कदम अंदर और एक बाहर रखा हुआ, कहने लगे मुझे मुजाहिद अव्वल जहाँ रहते हैं। मैंने कहा जी यही कमरा है। वो नीचे एक जानवाज बिछी हुई थी, उस पर एक हल्की सी तलाई बिछी हुई थी, आसपास किताबें थीं, कोई सोफ़ा कुर्सी मेज़ कमरे में नहीं था। कहने लगे ये क्या कह रहे हैं आप? में तो मैंने कहा को तकरीबन 10 सेकंड एक पाँव अंदर और एक बाहर रखा। तो मैंने कहा जी यही कमरा है जिसमें वो रहते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने रावला कोट में, पलंदरी में और फिर बिलाहर कोटली में जाके तो तकरीर में कहा कि मैंने पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात इसलिए करवाएँ कि मैं तमाम की तमाम जमातें जो हैं उन जमातों से तंग आया हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने गैर जमाती इंतखाबात करवाए। लेकिन आज 4 रोज़ा दौरे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अदना कारकुन की हैसियत से इस जमात में शामिल होगा। जनरल ज़ियाउल हक ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का ऐलान किया रिटायरमेंट के बाद। ये उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में सियासी जमातों से तंग हूँ, गैर जमाती इंतखाबात करवाए। उसी में फिर कहा कि मैं सियासतदानों से तंग हूँ, इसीलिए किसी को लीडर मानने का दिल ही नहीं करता। लेकिन आज सरदार अयूब खान को अपना लीडर ही नहीं बल्कि अपने पीर व मुर्शिद मानता हूँ। और फिर उन्होंने उसका जिक्र किया। फिर कहा काश पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी इस शौक़ और मोहब्बत से पाकिस्तान और जीवे पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगें जिससे आज़ाद कश्मीर में लग रहे हैं। ये नारा 1971 में सरदार साहब ने जी कश्मीर बनेगा। जी पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। जी पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। मशरिक़ पाकिस्तान के जाने के बाद दरअसल बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के लिए मैसेज था कि मैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और करारदाद इलाके पाकिस्तान और नज़रिया इलाके पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान और ये सारी तहरीकें साथ हो। इसका पस मंज़र ये था कि जब उन्होंने तस्लीम किया तो उन्होंने हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि मुस्लिम कांग्रेस के प्रोग्राम के पुष्ट पर हूँ मैं। आज आप देखते हैं 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी में क्या नारा आपको दिखाई देता है। आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के कोने कोने पर हिंदुस्तानी फ़ौज का रास्ता किस चीज़ ने रोका हुआ है? हथियार नहीं है। उस सारी तहरीक को करारदाद इलाके पाकिस्तान जो 19 जुलाई को श्रीनगर में गाजी मिलत सरदार मोहम्मद रहीम खान साहब के घर में चौधरी अब्दुल्ला खान साहब की क़यादत में पास हुई, उस करारदाद ने, फिर नीला बट के ऐलान ने, फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे ने, इसने सारी तहरीक रुख पाकिस्तान के साथ इस तरह वाबस्तगी को मजबूत किया। 2 बातों में उन्होंने हमेशा फ़र्क किया कि हुकूमत और हुक्मरानों के साथ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर जंग व जदल का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के साथ अपनी यकजहती का मुजाहरा ये किया कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाए ना, यानी हुकूमत में और ममलकत में, रियासत में उन्होंने हमेशा फ़र्क को, बारीक फ़र्क है। ये जब लोग हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, आज बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं तो बात करते हैं कि जी इस पाकिस्तान में तो ऐसा हो गया। पाकिस्तान नहीं, हुकूमत है पाकिस्तान। नवाज शरीफ के साथ इनकी दोस्ती थी और फिर काफ़ी अच्छी दोस्ती रही। उन्होंने मशवरा भी दिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, नवाज शरीफ ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। नवाज शरीफ साहब तो पॉलिटिक्स से बहुत जूनियर लोगों में थे। फिर ये कि उस वक्त चूँकि जो राइट विंग की पॉलिटिक्स थी वो सारी की सारी इनके साथ थी और उनको डेवलप करना ज़रूरी था आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए उनका बहुत भरपूर जो है वो मुजाहिद अव्वल ने मुश्किल तरीन औकात में साथ दिया और बहुत भरपूर साथ दिया। खाकान अब्बासी साहब ने, चूँकि उस वक्त मखदूमज़ादा हसन महमूद साहब मौजूद थे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे चीफ जस्टिसशिप के। तो ये जो पटवार के और इस इलाके के MPs हैं, ये तकरीबन 90% 99% ये खाकान अब्बासी साहब ने लाहौर में यकजा किए और उनको वज़ीर आला बनवाने में बुनियादी रोल प्ले किया।
फिर मुजाहिद अव्वल के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, हम सब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। वो वालिदैन के बड़े ताबेदार और खिदमतगुज़ार आदमी थे। मैंने 2-2 3-3 घंटे उनको मुजाहिद अव्वल के पास बैठे हुए देखा, कभी टांग पर टांग रखे हुए नहीं देखा। उनको जो थोड़ा बहुत आज तक बचे हुए हैं वो अपने वालिदैन की दुआओं से बचे हुए हैं, वरना वो जो कुछ उन्होंने किया हुआ है वो अभी लोगों को इल्म ही नहीं है। तो और ज़ाती हैसियत में इंतहाई शरीफ उत्तबा, मुनकसरुल मजाज और सारा सिलसिला। ये आखिरी चंद सालों में मियाँ साहब के मसाइल कुछ ऐसे पैदा हो गए कि उसमें गुरूर भी शामिल हो गया। सबसे ज़्यादा अगर आपने उनको गमज़दा देखा ज़िंदगी में तो किस बात पे देखा, किस चीज़ पे देखा? गमज़द की 2-3 मरतबा उनको गमज़दा हमने देखा। एक ये कि जब दादी जी फौत हुए, फिर छोटे भाई की फौतगी पे गमज़दा देखे, फिर जो मेरे चचा थे सरदार अब्दुल गफ्फार खान, वो उन्हें बहुत ही अजीज़ थे, दिलो जान से अजीज़ थे, वो फिर गमज़दा हुए। सियासी मामलात में भी आपको कभी सबसे ज़्यादा? सियासी मामलात में उनको कभी गमज़दा नहीं देखा। सियासी मामलात में कभी परेशान, जेल में परेशान नहीं देखा, बाहर परेशान नहीं देखा, कुदरत की मसलियत समझ के उस पर। सबसे ज़्यादा खुश आपने उनको कब देखा आपके साथ, क्योंकि अटैचमेंट भी उनकी ज़्यादा थी? मैं समझता था कि जब भी मसला कश्मीर की, जब वो नई नस्ल को नज़रिया लगा पाकिस्तान से वाबस्ता देखते थे, जब वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को मजबूत होता देखते थे, जब कश्मीर में मज़ामत की तहरीक को बेहतर होता देखते थे, जब पाकिस्तान की हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को मुस्तहकम होता देखते थे, आलमी सतह पर कश्मीर पर कोई पेशरफ्त होती, उस वक्त मैं महसूस करता कि उन्हें बड़ा इत्मीनान हो रहा है। आखिरी जो उनके दिन थे, उन दिनों में उनके ख्यालात क्या थे, कश्मीर के हवाले से वो क्या कहते थे? ज़ाहिर पूरी एक तहरीक के साथ वो जुड़े रहे। एक दिन हम उनके साथ यहाँ बैठे हुए थे, उनकी आखिरी वक्त की बहुत सारी ज़िंदगी को हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। आपकी सेहत ख़राब है, हमारे लिए क्या रहनुमाई है? तो उन्होंने कहा कि इस्लाम की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें। और फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को किसी सियासतदान की गलती की वजह से कमज़ोर न होने दें और अफवाज पाकिस्तान का साथ दें। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने सरदार क़य्यूम को एक आलमी सतह पे इतनी बड़ी शख्सियत के तौर पे उनको उजागर किया और इतनी बड़ी शख्सियत के तौर पे वो सामने हैं? मुजाहिद अव्वल को ईसार ने, इखलास ने, इस्तिकामत ने, लगन ने, अपने मकसद पर यकीन ने। आप जी का प्रोग्राम देखें ना जी, रजत शर्मा को देखें, वो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप इनके ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बतौर इंसान इतने महान आदमी हैं, इतने मुक़द्दस आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं कि आज मेरे आइडियंस में से कोई आदमी कोई ऐसा सवाल नहीं करेगा जो इज़्ज़त और एहतराम के तकाज़ों के मुनाफी हो। सख्त उसने किसी ने कहा जी हमारा तो वो वहाँ जो राह के लोग बैठे होते हैं स्टूडियो में, तो शर्मा जी ने कहा कि मैं उठा के बाहर फेंकवा दूँगा, कोई आदमी आज बहुत महान किस्म का आदमी मेरे स्टूडियो में आ रहा है। और फिर उन्होंने पहली बार जनता की अदालत में प्रोग्राम है हिंदुस्तान के ZTV का, कि जिसमें रजत शर्मा कहते हैं कि अदालत फैसला करने से कासर है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान पहले कश्मीरी है या पहले पाकिस्तानी है। कोई सवाल उन्होंने मुश्किल से मुश्किल नहीं है जो छोड़ा हो। और फिर बाल ठाकरे ने ZTV का स्टूडियो तोड़वाया, दुबई में भी और दिल्ली में भी। रजत शर्मा को मार पड़ी और मार पड़ने के बाद उनको BBC, स्टार प्लस, अब तो खैर बहुत कई चैनल्स के मालिक हैं, तो स्टार प्लस वाले ले गए और उन्हें टेलीफोन किया कि मैं कहता था कि सरदार क़य्यूम बहुत मुक़द्दस शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी करामत देखिए कि एक तो मुझे मार पड़ने के बाद में सारे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ और दूसरे मुझे 10-12 हज़ार डॉलर फालतू दे के वो मुझे ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान अभी पीछे जब 1-2 बार वो गए तो आप उनके दौरे का हाल अहवाल देखें। और रास गोत्रा जो हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा थे साबिक़, उन्होंने अपने उसमें थिंक टैंक में उनकी दावत की और 30-40-50 सिलेक्टेड लोग बुलाए। एक हिंदुस्तान का बड़ा आदमी बैठा हुआ। तो आप अगर वो देखें, हिंदुस्तान का दौरा उनका देखें, आप उनका अमेरिका का दौरा देखें, आप उनके BBC की टॉक्स देखें, आप उनके CNN के इंटरव्यूज़ देखें, आप उनका ऑक्सफोर्ड का लेक्चर देखें, आप उनका जो है वो इंटरव्यूज़ में ये चीज़ नहीं लगती कि कोई उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ, मैट्रिक पास एक कोई शख्सियत है। इंटरव्यू BBC के इंटरव्यूज़ भी हमने नहीं, कार्नेगी इंडोमेंट में जहाँ लोग $1 मिलियन $500 मिलियन देते हैं कि कोई सवाल ना करे, लॉबी करते हैं, वहाँ एक आदमी ने सवाल किया, गालिबन सेलिक हैरिसन ने या किसी ने, तो मुजाहिद अव्वल ने पूछा कि आप नाम अपना दोबारा बताइए। मैं पूरी तरह सुन नहीं सका, नाम सुना। उन्होंने कहा कि आपके बारे में तो आपसे मैं ख्वाहिशमंद था कि मैं मिलूँ,
मैंने सुना था कि आप एशियाई अमूर पर बहुत बड़े माहिर अमरीकी हैं, आपका सवाल सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, तो मैं सवाल का जवाब दूं तो उन्होंने दोनों हाथ खड़े करके कहा मैं आई विड्रॉ माई क्वेश्चन। फिर आके मिले, स्टेज पर बैठ के घुटनों को हाथ लगाया कि मैं होटल में हाजिरी देना चाहता हूँ। जनरल मकबूल जो गवर्नर हुए थे बाद में, ये वहाँ मिलिट्री अटैची थे। जब मुजाहिद अव्वल बाहर निकले तो इन्होंने मुजाहिद अव्वल की पेशानी पर, कंधे पर बोसा दिया और मुजाहिद ने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि ये जहाँ से आप आज इस्लामाइजेशन, जिहाद, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म, कोटा, न्यूक्लियर पॉलिसी, तमाम पर सवालात हुए कश्मीर पर, और मुजाहिद अव्वल ने वो सारे जवाब दिए और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और एक बहुत बड़े अमरीकी ने सवाल विड्रॉ किया, उससे कहा जी विड्रॉ माई क्वेश्चन। तो जनरल मकबूल ने बाहर निकल के प्यार दिया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई बात हो सकती है, यहाँ तो लोग सवालात से, और मुजाहिद ने पूछा और कोई सवाल है, किसी के पास और कोई बात है, तो जनरल काकड़ यहाँ कमांडर इन चीफ थे, बहुत हाईली प्रोफेशनल आदमी पाकिस्तान के चोटी के लोगों में, तो उन्होंने फिर यहाँ से एक एप्रिसिएशन का ख़त लिखा जो मुजाहिद अव्वल को कनाडा डिलीवर किया गया। उन्होंने इतना इंतज़ार नहीं किया कि पाकिस्तान आ रहे हैं 2-4 दिन में, इतना कामयाब गैर मुल्की दौरा था। दुनिया के जिस फोरम पर वो गए हैं वहाँ पर अल्लाह के फजल करम से दोबारा उनको दावत मिली है, तीसरी बार दावत मिली है और उन्होंने कश्मीर पर बात की है। तो ये हिंदुस्तान में भी आप देखें, जी का मैंने आपको जिक्र किया, जी का आपको देखना चाहिए, आप लोगों को जी का इंटरव्यू देखना चाहिए, जी टीवी का। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने उनको बहुत खुसूसियत के साथ वदीयत की थी, और कुछ जो थी वो डिवाइन थी, डिवाइन गाइडेंस थी। और फ्रेंच स्कॉलर्स, अमेरिकन स्कॉलर्स, ब्रिटिश स्कॉलर्स, अरब स्कॉलर्स उनके साथ बहुत इंटीमेटली रिसर्च पे और तसव्वुफ़ उनका दिलचस्प और पसंदीदा मौजू था। इस पे वो घंटों के हिसाब से गुफ्तगू करते थे और लोगों के सवाल जवाब अटेंड करते थे। तो इस तरह इल्म व अदब पर, मौसीकी पर, ज़िंदगी के कोई शुबा ऐसा नहीं है जिस पर कहीं ना कहीं उनकी गुफ्तगू जो है वो मौजूद हो। तो ज़िंदगी के हर शुबे के साथ एक आम देहाती से, आम ज़िम्मेदार से, आम किसान से, आम मज़दूर से लेकर खाना पकाने तक, वो बहुत आला किस्म का खाना पकाते थे, 3-4-5 डिशेस बनाते थे, बहुत आला किस्म की चाय पकाने से लेके बहुत आला किस्म का खाने, डिशेस, स्वीट डिशेस खुद बनाते थे, पकाते थे। जेल में, बाहर, घर में ये करते थे। और जब वहाँ मेहमान भी जाते, बड़े से बड़ा मेहमान भी जाता, तो वो उसके साथ बातचीत करते और इंसानों का एहतराम करते थे। लोगों की किसी बात से इख्तलाफ करते थे, लेकिन किसी शख्स के बारे में, किसी तबके के बारे में, किसी मसलक के बारे में, किसी फ़िरके के बारे में कोई तासुब, नाराज़गी, नफ़रत, कीना, ये हमने कभी दूर दूर तक नहीं देखा। और इसार का और इखलास का मजमूआ थे।